हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद भारतीय संविधान में दिए गए हैं उन सब के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हमने प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 30 MCQs को शामिल किया हुआ है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे भारत के संविधान में भाग 5 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद भाग 5 में आर्टिकल 52 में बताया गया है। उसे देश का प्रथम नागरिक एवं सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है, राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति भारत में कार्यपालकों के नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। आइए हम इससे संबंधित सभी अनुच्छेदों को डिटेल में देखते हैं। फ्रेंड्स, भारत के संविधान में आर्टिकल 52 में, ठीक है, भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संविधान के अनुसार भारत का संवैधानिक प्रमुख भी होगा। फ्रेंड्स, एक फैक्ट और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ओके, अगला अनुच्छेद देखते हैं, आर्टिकल 53। इसके अंतर्गत बताया गया दोस्तों कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका का क्या मतलब होता है दोस्तों? जितने भी संघ में संवैधानिक निकाय हैं, जैसे उपराष्ट्रपति हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, इन सब का प्रधान किसको माना गया है? राष्ट्रपति को माना गया है। लेकिन फ्रेंड्स, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा इसको। फ्रेंड्स, आर्टिकल 53 के तहत ही राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। ठीक, अगला आर्टिकल होता है आर्टिकल 54। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा, कौन कौन इसमें भाग ले सकता है, कौन कौन इसमें मतदान कर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा कराया जाता है। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भारत का आम नागरिक वोटिंग नहीं कर सकता, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाएं, ठीक है, और दिल्ली और पौंडीचेरी, याद रखिएगा, दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित जितने भी सदस्य होंगे वो सब राष्ट्रपति को चुनते हैं। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी के सदस्य राष्ट्रपति को चुन सकते हैं। अगले अनुच्छेद आर्टिकल 55 में बताया गया है निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। दोस्तों, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय वोटिंग पद्धति के अनुसार कराया जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? जब भी वोटिंग करानी होती है तो हम केवल एक ही कैंडिडेट को, जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो हम केवल एक ही कैंडिडेट को वोट करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए, जैसे हम आपको आसान भाषा में बताएं तो 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है, 1 2 3। अब हमें वोटिंग करनी है कि किसको हम राष्ट्रपति पद के लिए देखना चाहते हैं, तो हम प्रायोरिटी के हिसाब से वोटिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम तीसरे वाले कैंडिडेट को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको हम पहली प्रायोरिटी पर रखेंगे। उसके बाद पहले नंबर वाले कैंडिडेट को हम दूसरी प्रायोरिटी देंगे, तो इसको दूसरी प्रायोरिटी पर रखते हैं। उसके बाद जो उसको हम लास्ट में चाहते हैं कि तीसरी प्रायोरिटी हमारी है कि ये इंसान राष्ट्रपति बने, तो उसको तीसरी प्रायोरिटी देंगे। तो इस हिसाब से जो है राष्ट्रपति की वोटिंग की जाती है। इसे ही एकल संक्रमणीय पद्धति के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों, अगला अनुच्छेद आता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक राष्ट्रपति पद धारण किए रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, जब से वो शपथ लेता है तब से 5 वर्षों का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अगर वो इसके बीच में अपना पद छोड़ना चाहता है तो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। ये फैक्ट याद रखिएगा, राष्ट्रपति किसको इस्तीफा दे के अपना पद छोड़ सकता है? तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे के अपना पद छोड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, भारत के संविधान में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई है। तो आर्टिकल 57 बताया गया है, पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है।
अगला अनुच्छेद है राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यता, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यता, इसमें बताया गया है फ्रेंड्स कि संविधान के आर्टिकल 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब, पहली कंडीशन वो भारत का नागरिक हो, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी कंडीशन लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। ठीक है, ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए और पागल और दिवालिया न हो। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये कंडीशन होती है, भारत का नागरिक हो पहला, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्यता रखता हो। अगला अनुच्छेद आता है महत्वपूर्ण 59, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें हो सकती हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। पहली तो यही कंडीशन हो जाती है कि उसको किसी लाभ पद पे होना नहीं चाहिए। दूसरी होती है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर वह किसी लोकसभा या राज्यसभा में सदस्य होता है तो राष्ट्रपति पद धारण करने से पहले उसे उस पद का त्याग करना होगा। ठीक है, आर्टिकल ये 59 में बताया गया। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है दोस्तों आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है किसके सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके सामने लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला महत्वपूर्ण हो जाता है अनुच्छेद, इसमें बताया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को बताया गया है, इम्पीचमेंट लगाने की प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग देखिए, सब राष्ट्रपति के संविधान में प्रावधान जितने भी दिए गए हैं उसके उल्लंघन के लिए संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लगाया जा सकता है। किसी भी सदन द्वारा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उसके तहत महाभियोग लगाया जाता है। परंतु इसके लिए आवश्यक होता है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले एक लिखित सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपके ऊपर महाभियोग लगा रहे हैं। ठीक है, संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया है 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना अनिवार्य होता है। अगर पहले सदन में 2/3 सदस्यों द्वारा पारित हो गया तब वो दूसरे सदन में जाता है, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को पूरा समझाया जाता है और उसी तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद का त्याग करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 72 में बताया गया है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ बताई गई हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है, कोर्ट द्वारा उसको दंड का प्रावधान किया गया है, तो राष्ट्रपति उसको सजा को माफ कर सकता है या उसकी सजा की कुछ अवधि को घटा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 75। इसमें मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। जितने भी मंत्री होते हैं संघ के, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे। आर्टिकल 75 में हमें बताया गया है। अगला इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आ जाता है अनुच्छेद 123। इसमें क्या है कि संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। संसद के स्थगन के समय, जैसे दोस्तों संसद उस समय स्थगित है, उसके बाद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के ही समान होगा। लेकिन इसका प्रभाव संसद के जब शुरू होती है संसद, उसके 6 सप्ताह तक ही रहेगा। 6 सप्ताह के बाद संसद में इस अधिनियम को पेश किया जाएगा, अध्यादेश को पेश किया जाएगा। अगर ये बहुमत से पारित हो जाता है दोनों सदनों में तो ही ये अधिनियम बनेगा, वरना ये अध्यादेश वहीं पे रद्द कर दिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है फ्रेंड्स 143, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। वो बस अपनी राय सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है, विधिक सलाह ले सकता है। फ्रेंड्स, आइए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न हो जाता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, आर्टिकल 53 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है। देश में तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तीनों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न आता है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु का हो, यह भी होनी चाहिए, वह लोकसभा के सदस्य के निर्धारित की सभी योग्यता रखता हो, तो लोकसभा के सदस्य बनने की सभी योग्यताएं रखता हो, ये भी होता है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ये योग्यता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं,
एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो हमने आपको बताया कोई भी व्यक्ति भारत में कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, कोई सीमा नहीं दी गई है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कोई भी सीमा नहीं दी गई भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है कौन कराता है, तो निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति पद का चुनाव करवाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, हमने आपको बताया एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। तो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में जो विवाद उत्पन्न होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उसका मामला देखा जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में विवाद को सुप्रीम कोर्ट में देखा जाता है। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु कितनी है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु जो है 35 साल है, लेकिन अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं है। ठीक है, किसी भी आयु में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए लड़ सकता है चुनाव। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। अभी अभी हमने आपको बताया राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए, योग्यता। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो होते हैं उनको चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह का टाइम मिलता है। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2 सप्ताह का टाइम मिलता है चुनाव प्रचार के लिए। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। तो कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, हमने आपको बताया लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, और राज्य की सभी विधानसभाओं के होते हैं, और दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य होते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन है संसद के किसी सदस्य और विधानसभाओं तथा विधान परिषद के सभी सदस्य। तो हमने आपको बताया था कि राज्य की विधान परिषदों का सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं, तो इसमें दिया है कि विधान परिषदों के भी सभी सदस्य, जो कि ऑप्शन गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है, आर्टिकल 56 में बताया गया राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। ठीक है, प्रश्न ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है, संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रश्न को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है, आर्टिकल 60 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अभी हमने आपको बताया आर्टिकल 60, जिसमें राष्ट्रपति की शपथ के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में कौन कार्यभार को ग्रहण कर सकेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद पर नहीं है या देश से बाहर हैं, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो देश में राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है, उपराष्ट्रपति को, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना जो है उपराष्ट्रपति किसको देता है, लोकसभा स्पीकर को देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति का कार्य करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर रहेगा। 6 माह के भीतर ही राष्ट्रपति का चुनाव फिर से कराया जाएगा और नया राष्ट्रपति बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने वाले अब तक के एकमात्र उदाहरण कौन है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत में निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं अब तक। तो नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वसम्मति से चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति हुए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, अनुच्छेद 57 कुछ। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन उसमें भारत के राष्ट्रपति थे, जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो जाती है। तो प्रश्न को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी अभियुक्त को फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? फ्रेंड्स, कोई भी अभियुक्त है तो उसकी फांसी की सज़ा कम करने या बदलने का अधिकार किसको दिया गया? भारत के राष्ट्रपति को। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 72 के तहत। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह, ऑप्शन देखते हैं, क्षमादान प्रदान कर सकता है राष्ट्रपति, अधिकार प्राप्त है उसको। आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है, अध्यादेश भी जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अगर हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया संसद में लानी पड़ेगी, राष्ट्रपति उसको नहीं हटा सकता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो हमने आपको बताया आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के किस निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति का कार्य किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, 1969 में जब जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है, 1969 में जब जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है तो उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। ओके, तो इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने उस पद को छोड़ा, तो इस तरह से दोनों पद खाली हो गए। तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? एम हिदायतुल्लाह, जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो कौन थे वो? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1969 में इन्होंने पद संभाला था। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? फ्रेंड्स, आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका की शक्ति जो है नाम मात्र का प्रधान होता है। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? नहीं प्रश्न पूछा गया है। तो 35 वर्ष के होना चाहिए, सांसद चुने जाने के योग्य हो, लोकसभा का सांसद चुने जाने के योग्य हो, देश का नागरिक तो होना ही चाहिए, लेकिन पढ़ा लिखा हो, ऐसी कोई कंडीशन हमारे संविधान में नहीं बताई गई राष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार के लिए योग्यता। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।